अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देखें प्रोग्राम मुद्दा। और आपको नाज़रीन बताते चलें मुद्दा कुछ हालात, कुछ मामलात पे बहस, तकरार और सब कुछ होते हुए हम जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मसाइल पर बात करते हैं। आज का मुद्दा जम्मू कश्मीर में असम्बली का इजलास और असम्बली के इस इजलास के दौरान जो बड़े मामलात थे उनमें उठा एक बड़ा मुद्दा भी आज हमें देखने को मिला। आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस बात का एतराफ़ किया या यूँ कहें बुलंद बांग दावा किया कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो सबसे नेशनल एवरेज से बेहतर है। यहाँ उनका सरकार के मुताबिक 3500 अफराद के लिए एक अस्पताल है, जबकि मुल्क में नेशनल एवरेज जो है वो 6000 अफराद के लिए एक अस्पताल है। तो यूँ पिदरम सुल्तान बूद नहीं बल्कि वाकई में सुल्तान ही ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बताया गया, हमें मालूम नहीं था। आज हमारी नॉलेज में असम्बली के में एक सवाल का जवाब देते हुए बाज़ाब्ता तौर पे इजाफा भी किया गया। ये वो मामला थे जिन पे हम बात करते हैं। असम्बली में आज तरमीम की बात थी, गवर्नर का खुतबा और गवर्नर की खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक में सज्जाद गनी लोन ने आज कुछ बड़े अहम मुद्दे उठाए। आज सज्जाद गनी लोन ने बताया कि गवर्नर का जो खुतबा था उसमें 370 के हवाले से कुछ दर्ज ही नहीं था, इसमें तरमीम की, गवर्नर के खुतबे पे तरमीम की ज़रूरत। और तरमीम में उनमें 7 तरमीम की उन्हें बात की। उन्हें सबसे बताया कि 370 पे जो 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद फैसला हुआ उस पर सरकार जो है, जो सरकार ने तरमीम की है, सरकार ने पिछली बार प्रेजेंट करारदाद जो पेश किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसमें बकौल सज्जाद गनी लोन के मामला ऐसा है कि ना ये मिसाल देते उन्हें बताया कि एक ऐसा शादी कार्ड है जिसमें न दूल्हे का पता ना दुल्हन का एड्रेस है। ये सज्जाद गनी लोन साहब के उस मामले पर सज्जाद गनी लोन साहब का तरमीम की बात की गई थी। 1987 के इंतखाबात को भी इस गवर्नर के खुतबे की तरमीम में दर्ज नहीं किया गया था और इसमें उन्होंने बताया कि 1987 का जो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए वो बड़ी कहानी है, दुनिया जानती है। असल वजह फितने फसाद की वही है जिस पर स्पीकर ने इस तरमीम को रद्द करते हुए, इस प्रपोजल को रद्द करते हुए बताया कि 37 साल हो गए, 20 साल बाद ही मामला ख़त्म होते हैं, यहाँ तो उसको मामला 37 का हो गया। आज यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन का मामला भी उठाया था असम्बली में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का भी मामला था और जम्मू कश्मीर के जो कैदी जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में उनका मामला भी उठाया था और सज्जाद गनी लोन ने यह तरमीम लाई हुई थी। और इस पर स्पीकर ने तरमीम को रद्द करते हुए बताया कि ये तो हमारे डोमेन में नहीं है, ये मरकज़ी सरकार का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे बात करती है, ना हम पुलिस वेरिफिकेशन पे कोई इख्तियार रखते हैं, ना हमारे पास पब्लिक सेफ्टी एक्ट के हवाले से कोई मामला है और ना ही कैदियों के हवाले से कोई बात कर सकते हैं। ये बड़ा मामला है। लेकिन आज के असम्बली इजलास के दौरान एक बड़ा खुलासा भी हुआ। आज खुद वज़ीर आला जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को हेड भी करते हैं, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने आज एक सवाल के जवाब में बताया कि तादाद शुमार बताया कि हमारे पास वैकेंसीज़ की है। हमारे आम तौर पे कहा जाता है कि हमारे यहाँ कुछ लोग कहते थे 1.5 लाख हैं, कुछ लोग कहते थे कि नहीं जी 80,000 सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुल वैकेंसीज़ का आंकड़ा आदाद शुमार असम्बली में देते हुए बताया कि सज्जाद गनी लोन का ही ये सवाल था और बताया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 32,434 असामियाँ खाली हैं और इन 34 जो असामियाँ जो है इनमें से 2500 गैजेटेड की हैं, 19,200 नॉन गैजेटेड की हैं और MTS 10,757 की हैं और ये कुल मिला के इस वक्त 774 असामियाँ जो हैं ये खाली हैं। इस पर भी उमर अब्दुल्ला ने बताया कि 3,700 असामियाँ पहले ही वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है PSA का, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसके लिए भेज चुके हैं। ये उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया। कुल मिला के असम्बली का इजलास हंगामा खाजी रही। जम्मू में विनोद हमारे साथी हैं अमित कुमार, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ और। श्रीनगर भी चलेंगे, श्रीनगर में हमारे साथी हैं फैसल, उनसे हम जानेंगे। ये तरमीम का मुद्दा, बहुत कुछ मुद्दा उठा। फैसल बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर में आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास आज गए हुए थे, आज PDP के पास भी थे आप, आज अपनी पार्टी के पास भी थे। ये तरमीम पर या बिल्स लाने पर दोनों जमातें नालान दिखाई दे रही हैं, यूँ कहीं चुप, क्या बता रही हैं? उनके इस सारे प्रोसेस पे एतबार नहीं है
या मुख्तार नहीं है? देखिए बिल्कुल, जहां तक आज ऐसे सेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, चाहे उसमें पीडीपी की बात करें या अपनी पार्टी की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं आज नाराज देखिए। और क्लियरली आपको याद होगा कि अपनी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा है कि जब मेंबर्स को पता है, जब या एमएलए को पता है कि इस सरकार के पास ने पावर्स नहीं है, असेंबली वीक है, वहां पे अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाया जाता है तो उसमें किसी तरह की कोई पेशरफ नहीं होती, तो क्या फायदा है इस तरीके से वहां पे ड्रामाबाजी करना और उसके बाद लोगों के लिए जो ये लोगों को दिखाना कि हमने जी ऐसा किया वैसा किया। असल में सबको पता है कि जो आज की जो यहाँ की जो असेंबली है वो इतनी पावरफुल नहीं है, वहां पे उतनी ताकत नहीं है, ना कि चीफ मिनिस्टर के पास ना कि असेंबली के पास कि वो कोई बड़ा फैसला वहां पे ले सके। और हालांकि जिस तरीके से आज जो अमेंडमेंट सजाद गनी लोन साहब ने लाए थी, तो कहीं ना कहीं बड़े अहम मामला भी थे और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी रिलेट करता है। तो कहीं ना कहीं जब उस चीज को वहां पे इजाजत उसकी नहीं दी गई, तो अब कहीं ना कहीं लोगों में भी ये इंतशार फैल गया है, या इंतशार ये भी लोगों में भी पाया जा रहा है कि शायद जो असेंबली है ये उतनी मजबूत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो आज का ये वोट हमने डाला है, जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि एक बड़ा मैंडेट एक पार्टी को हम देंगे, उसके बाद जो मसाइल है वो हमारे हल होंगे, तो कहीं ना कहीं आज के इस एपिसोड से लोग भी कहीं ना कहीं अब डिसअपॉइंट हुए हैं इस चीज से कि यहाँ जहाँ पे सुनवाई बड़े अहम मामलों की नहीं होती, एक वेरिफिकेशन का जो मामला है जिसने पूरे कश्मीर के नौजवानों को जो बड़ी परेशानी में डाला है, किसी का कजिन मिलिटेंट था, किसी के कजिन के कोई मिलिटेंट रिक्स थे, उसको जो है नौकरी नहीं मिलती, एक बड़ा एक अहम मामला था जिस पर कहीं ना कहीं सभी पार्टीज ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा। लेकिन अब ये मामला जब असेंबली में लाया गया था, वहां पे डिस्कशन करना था, तो उस पर जो इजाजत नहीं मिली, उसको कहा गया कि ये ऑलरेडी यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, इस पर यहाँ पे बहस नहीं हो सकती। उसके साथ साथ जो पीएसए का मामला है, हालांकि जिस तरीके से बाकी मामला पे 370-35A पे सभी पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा, उसी तरीके से पीएसए को हटाने को लेकर भी काफी ज्यादा पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाए थे कि हम जी ये हटाएंगे। लेकिन आज जब इस पर बात करनी थी, तो उस टाइम कहीं ना कहीं कहा गया कि ये हमारे डोमेन में नहीं है, ये इस सरकार के हद इख्तियार में नहीं है, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास है, तो वही इस पर बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मसाइल है वो काफी ज्यादा ये बड़े थे, लेकिन यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, जिससे कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि अब फायदा क्या है इस असेंबली का, वोट डालने का, ये असेंबली बनाने का, जब ये इन अहम मामलात पर पेशरफ नहीं होगी, जब इन अहम मामलात पे बात नहीं होगी, तो फिर फायदा क्या है ऐसी असेंबली का। इसके साथ साथ अगर आप पीडीपी की बात करें, तो पीडीपी ने भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रद्दअमल इस चीज को दिया है। उन्होंने स्पीकर को तनकीद निशाना बनाते हुए कहा कि स्पीकर के पास अपने पावर्स है, वो उन पावर्स के जरिए जो है काम करते थे, उनको किसी की डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो राजभवन की तरफ ज्यादा ध्यान न दे, जो उनके पावर्स है वो उन्हीं पावर्स के रिलेटेड असेंबली चलाने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल जहां तक आज के सेशन का जो ताल्लुक है, या जो आज वहां पे जो बातचीत हुई है, डिस्कशंस हुए हैं, कहीं ना कहीं आम लोग जो है काफी ज्यादा इंतशार के शिकार है कि शायद असेंबली के पास पावर्स नहीं है कि वो लोगों की एस्पिरेशन को लेकर खड़ा हो सके या उन मामलों को जो है हल कर सके। तो कहीं ना कहीं जरा अमित भी आ चुके हैं, अमित मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अमित बहुत बहुत शुक्रिया, अभी गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, शायद असेंबली का जो मामला आज दिन भर आप कवर करते रहे। जरा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आज जब जो अमेंडमेंट्स लाई गई गवर्नर के खुतबे पे और उसमें देखा गया, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पे कश्मीर वैली में है, जिसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, पुलिस वेरिफिकेशन है, या यूँ कहें सारे मुद्दे, या जम्मू का कश्मीर के वो जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में, इन सभी मुद्दों पे यहाँ सियासत की गई, वोट दिया गया और सब बड़े दावे किए गए थे कि हम जी ये करेंगे, हम उन सबको लाएंगे, पीएसए किसी पे नहीं लगेगा। उमर साहब एक दो बार एक स्टेटमेंट में बोले, आज स्पीकर का ये बताना कि ये तो हमारे डोमेन में है ही नहीं, ये तो सब दिल्ली के हाथ, हम तो यही गली कूचे नुक्कड़ की सरकार वो मामलात पे हैं, तो कहीं इसका इम्पैक्ट जो है ग्राउंड में किस जमात पे ज़्यादा पड़ने वाला है? जम्मू में क्या बीजेपी पे इसका असर पड़ने वाला है? कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पे साफ ज़ाहिर पड़ेगा ही। कड़वा सच है, जो शायद कश्मीर की जनता को झेलना पड़ेगा, ये वो छिपकली है जो गले में अटकी हुई थी कश्मीर को, लेकिन अब शायद निकलनी पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सत्ता में आई थी तो कश्मीर में काफी शोरगुल हुआ था, काफी खुशियां मनाई गई थी कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अब जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसमें एक नया बदलाव लाएगी, इसकी किस्मत जो है वो बदली जा सकेगी। लेकिन शायद तब जनता ये इस इल्म में नहीं थी कि
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आई है, शायद केंद्र सरकार चुपचाप तरीके से अपना जश्न मना रही है, क्योंकि उनको पता था कि सारे इख्तियार उनकी मुट्ठी में, उनके हाथों में है। यही वजह रही है कि जम्मू की सारी सीटें बीजेपी हासिल करने के बाद भी सत्ता ना बना पाने की वजह से भी ज्यादा निराश नहीं दिखाई दे रही थी। उनको पता था कि जम्मू कश्मीर में यदि मुख्यमंत्री के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला काबिज होते भी हैं, तब भी वो ना के बराबर कुछ डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। आज जिस तरह से आपने पीएसए का मुद्दा बोला या बाकी अन्य मुद्दा बोले, उन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो धारा 370 को लेकर है, जिसको लेकर सज्जाद लोन जो है वो असेंबली को वहां से छोड़ते हुए बाहर जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ये वैसा मुद्दा है जिसको लेकर शायद कश्मीर की 90% से ज्यादा जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर विश्वास करते हुए उन्हें इस सत्ता में लाया कि शायद यदि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाएंगे तो वो धारा 370 को लेकर वो करिश्मा कर देंगे जो शायद कोई नेता यहाँ पर दावा नहीं कर रहा था। और शायद जब सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई उस समय ये माना भी जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला कुछ ऐसा करिश्मा करेंगे जिससे शायद जम्मू वालों के वो बोलती बंद हो जाएगी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि धारा 370 जो है वो एक पुरानी हिस्ट्री जो है वो बन चुकी है। लेकिन अब धीरे धीरे कश्मीर की जनता को ये समझ आ रही है कि शायद जम्मू कश्मीर में सत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, शायद यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, लेकिन वो उस तरह के पपेट हैं जिनके धागे जो है वो केंद्र सरकार के पास है, जिससे साफ तौर से आज असेंबली में साफ तौर से जाहिर हो गया। और इसमें सबसे ज्यादा निराशा जो है वो आज कश्मीर की जनता होगी। जी सर। अमित आमतौर पे कश्मीर में कहा होता है बीजेपी से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। दोस्ती की तो तब भी रगड़ती है, दुश्मनी की तो तब भी रगड़ती है। इस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है। वाकई में यहाँ की ये जो आम धारणा है यहाँ पे वाकई सही है या इस पे कुछ लोग कहते हैं कि वो बाकी बातें हैं? नहीं सनम, ये बैकी बातें हो सकती है, क्योंकि शायद कश्मीर की जनता ने जितना विश्वास जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, उससे थोड़ा विश्वास भी यदि भाजपा को दिया होता तो शायद भाजपा जो है वो अपने जम्मू के लोगों को पीछे कर कश्मीर के लोगों को अपने सर पे बिठा के रहती। क्योंकि ये जो एग्जांपल्स है ये हमने उन 5 सालों में देखने को मिली। जब पीडीपी के साथ बीजेपी काबिज हुई थी सरकार के, तो उस समय जम्मू की जनता को ये लग रहा था कि शायद बीजेपी कश्मीर के लीडरों से लड़कर हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन उस समय भी बीजेपी ने कश्मीर को ज्यादा तवज्जो दी, ज्यादा फोकस कश्मीर को रखा। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये पूरा यहाँ पे गवर्नर राज और लेफ्टिनेंट गवर्नर राज रहा, तब भी बीजेपी ने केंद्र को कश्मीर को काफी खुश करने की कोशिश की। लेकिन अलबत्ता बाद में जम्मू के लोगों ने ये भी अपनी जो शिकायतें हैं वो बीजेपी से रखी कि जब आपको इतना समय मिला था तब भी आपने जम्मू का कुछ नहीं सोचा, फिर भी आपने तवज्जो जो है वो कश्मीर को दी। और अब चुनावों में आप देख लीजिए आपको खुली तौर पर पटकनी मिली है। तो शायद यदि कश्मीर थोड़ी सी तवज्जो जो है वो पीडीपी की जगह या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह यदि बीजेपी को दे देती तो मजबूरन बीजेपी को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते जिससे कश्मीर के लोगों को खुश किया जा सकता था। लेकिन शायद ये एक तरफा वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला और उस मजबूरन जो है बीजेपी ये दिखाना चाहती थी कि शायद जो आपने हम पे विश्वास नहीं किया तो अब केंद्र में बीजेपी है, तो वो शायद वो रसाकसी और वो बदले की भावना जो है वो साफ तौर से अब असेंबली में भी देखने को मिल रही है। जी सर, ज्यादा खुश मत हो जाए। बीजेपी के साथ कुछ ऐसा लगा हुआ है कि कश्मीर का आम आदमी बीजेपी की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उनका जो नरेटिव है पिछले 40, 50, 30 सालों का या उनकी इमेज जो है, जिस तरह से आप कह रहे हैं शायद इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार संसद में कांग्रेस ने भी ऐसे ही जवाब दिया था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अपने सपने जो है वो सपने ही रहेंगे और उन्होंने करके दिखाया था, वो प्रधानमंत्री भारत के बनकर आए थे। मैं उस तरीके से आपसे बोल रहा हूँ जिस तरह से कश्मीर में है उनके बारे में। मुसलमानों में आमतौर पर, क्योंकि जब भी मुसलमान बीजेपी की बात सुनता है तो सबसे पहले डिमोलिशिंग याद आ जाती है, लिंचिंग याद आ जाती है, तो फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। इसका कोई ये धर्म की गुट्टी बहुत तेज चलती है, जिस तरह बीजेपी धर्म की गुट्टी इस्तेमाल करी है विरोध में, उसको भी धर्म की गुट्टी जो है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, दोनों का। जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज का बड़ा मुद्दा जो था वो बड़े मुद्दों पर हमने बात की, और ख़ास तौर पे जिस तरह वो हमने अपने साथी अमित से भी पूछा था कि क्या है ये वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन। आम लोगों ने कश्मीर में सब ने तब सरकार में वोट इसलिए डाला था कि कहीं कोई राहत की नज़र आएगी, लेकिन उन मुद्दों पे जहाँ पे राहत की ज़रूरत है, बिजली पानी सड़क तो बाद की बात है, पहले कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिन पे बात करने हैं, जिनमें राहत की ज़रूरत है, उन पे अगर राहत नहीं मिलेगी तो बहुत ज़्यादा ये लंबी पड़ सकता है। अब दूसरी राहत की बात करें, जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि गिव हिम ए बैड नेम एंड किल हिम, आम तौर पर। और ये तस्वीर जो है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अब्दुल्ला को भूख हड़ताल पे अपने दूसरे मुलाजमीन के साथ, दूसरे फैकल्टी मेम्बरान के साथ, ये टीचिंग स्टाफ है,
ये नॉन टीचिंग स्टाफ है और ये लोग हड़ताल भूख हड़ताल पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पे। सीधा जावेद के पास रुख करते हैं। जावेद से हम जानेंगे कि है क्या असल मामला और ये किस तरह से मामला पेश आया है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में, क्यों ये सब कुछ हुआ है। आमतौर पे हमारे पास खबर है जावेद जो हैं थोड़ा सा वोकल है, प्रोफेसर माफ़ कीजिएगा प्रोफेसर अब्दुल्ला जो है, प्रोफेसर अब्दुल्ला थोड़ा वोकल है। यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं पे कोई मामला हो जो इनको लगता हो कि ये करप्शन का रिलेटेड है, ये बच्चों के ख़िलाफ़ है, तो खड़ा हो जाते थे और उसके बाद इनको ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी। अब आपने कल श्रीनगर में पुलिस एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, अपने वो हरीफ को जो ज़मीन का कज़िया था, उस ज़मीन के कज़िये से उस मालिक जिससे पैसे लिए थे उससे रोकने के लिए उसकी गाड़ी में चरस रख दी थी। ये कल श्रीनगर के एसपी ने। तो यहाँ पे भी मामला वो चरस का नहीं है, बस इतना है कि इल्ज़ाम लगा दिया है। अब इसकी इंक्वायरी है और इंक्वायरी रिलेटेड पिछले साल भी एक इंक्वायरी की खबरें उड़ी थी और डॉक्टर अब्दुल्ला बता रहे हैं, जो प्रोफेसर अब्दुल्ला बता रहे हैं, पिछले साल भी इंक्वायरी को अफवाहें उड़ी थी। मैं दफ्तर गया, एनओसी ली कि भाई कोई इंक्वायरी है, पिछले साल नहीं थी। अब की बार दोबारा शुरू की कि पिछले साल इसके। जावेद बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त बहुत कम है, मुझे सीधा बताइए ये कज़िया क्या है प्रोफेसर अब्दुल्ला वर्सेस बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, सुर्खियों में क्यों है? कोई भी रहा हो, लेकिन 2 दिनों से ये लगातार सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर एक जो प्रोफेसर हैं अब्दुल्ला, डॉक्टर परवेज अब्दुल्ला, इनको सस्पेंड किया गया है। इनको सस्पेंड करने के बाद जो है जो तमाम जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, उनकी तरफ से स्ट्राइक जो है की गई है 2 दिनों की। हालांकि वहां पर मीडिया को बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया, मीडिया को गेट से बाहर रखा गया है ताकि जो इन टीचरों की आवाज है वो कहीं ना कहीं पर लोगों तक ना पहुंच पाए। इसलिए कल पूरा दिन जो है मीडिया जो है इनको कवरेज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बिल्कुल बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है वहां पर कल वहां पर सिक्योरिटी के जो वहां पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, वहां पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया ताकि ये जो टीचर वहां पर स्ट्राइक है इनकी आवाज जो है वहां ना पहुंच सके। हालांकि अब्दुल्ला जी जो वहां के प्रोफेसर हैं उन्हें वहां पर सस्पेंड किया गया। उसके सस्पेंड करने के बाद जो है इन टीचरों के अंदर गुस्सा है। इनका ये कहना है कि अब्दुल्ला जो हमेशा से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी की आवाज जो है वो उठाते रहे हैं, कहीं ना कहीं पर इन्हें निशाना तो नहीं कहीं बनाया गया। इन टीचरों का ये कहना है कि क्योंकि ये भी मांग है कि जल्द से जल्द जो है जो परवेज अब्दुल्ला है प्रोफेसर वहां के, उन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए। अगर वो बहाल नहीं करते तो स्ट्राइक जो है बहरहाल यहाँ पर जारी रहेगी। जावेद, ये इन्हें ट्रांसफ़र भी किया गया है, इन्हें अपने जूनियर के अंडर भी किया गया है, इल्ज़ाम क्या है इस पे लगाते क्या है कि पिछले साल इंक्वायरी आपके खिलाफ हुई थी, यही कुछ इल्ज़ाम है या ये बता रहे कि इस साल नई इंक्वायरी करेंगे? देखिए इस पर जो है पूरे जो है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इन्होंने ये भी कहा है कोई पिछला साल का कोई ये इशू बताया जा रहा है। हालांकि क्या इशू है ये पता नहीं, कि पिछले साल का कोई इशू बताया जा रहा है कि उस इशू को लेकर जो है हमने इन्हें सस्पेंड किया है। हालांकि अभी तक कुछ ये बड़ी जो बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये साफ तौर पर इनकी तरफ से कहा गया है कि मैं हमेशा से जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जो है ये सुर्खियों में रही है। मैं हमेशा से जो यहाँ के अंदर जो फैसिलिटीज हैं उनकी बात करता रहा, जो स्टूडेंट हैं उनके हक को लेकर बात करता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे कहीं निशाना तो नहीं बनाया गया। बहुत शुक्रिया जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अहमद, हमें राजौरी से अपडेट कर रहे थे। प्रोफेसर अब्दुल्ला का मामला, पिछले साल का मामला, आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि आपने हमारा पानी जो है शेर उस मेमने को बताता है कि आपने पिछले साल हमारा दूध, जो गीदड़ बताता है मेमने को कि आपने दूध, वो जो हमारा पानी है 2 साल पहले गंदा किया था। वो कहता है जनाब मैं तो 2 साल पहले पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो 4 महीने को। कहा फिर तो तुम्हारा बाप होगा, उसने हमारा पानी गंदा किया इसलिए आपको जुर्माना। यही मामला है कि आपके खिलाफ पुरानी इंक्वायरी, और डॉक्टर अब्दुल्ला बता रहे कि भाई साहब मेरे साथ एनओसी भी है पिछले साल की, मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला थोड़ा वोकल थे। साफ जाहिर है कुछ लोग नौजवान होते हैं, वो कुछ देखें उस पर आवाज़ उठाते हैं। एक मिसाल डॉक्टर निसार हसन की आपको दे सकता हूँ। हमारे मेडिकल सिस्टम में खराबियाँ थी तो लगातार उन्हें कभी सस्पेंड किया जाता, वो आवाज़ उठाते थे, टीवी पे बोल देते थे, सोशल मीडिया बोल, कभी आवाज़ उठा देते थे, कभी बोल जाते थे, लगातार आवाज़ डॉक्टर निसार हसन की आपको याद होगा। और बाद में
मम्मी को लड़ने का बहाना चाहिए, तो बहाना बनाते बनाते उनको इतना किया गया कि उन्हें सरकार ने नौकरी से भी निकाल दिया। कि इल्ज़ाम किस तरह का लगा आई डोंट नो। उस नौकरी में चूँकि उसमें कोई वो जो है ही नहीं, हमारे पास आता ही नहीं है कि किस बुनियाद पे, किस एफआईआर में, किस चीज़ में निकाला गया, लेकिन निकाला गया। तो यहाँ पे भी यही मामला नज़र आ रहा है, बताया जा रहा है कि इल्ज़ाम लगाए जा रहे, और ये इल्ज़ाम बहतानबाजी जो है हमारे यहाँ ज़्यादा ही होती है। फ़िलहाल आपको बताएं, इसी बहतानबाजी के ख़िलाफ़ हम सबको खड़ा होना चाहिए। और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ बताएं कि अगर इसके खिलाफ पिछले साल की पेंडिंग इंक्वायरी है तो पिछले साल एनओसी किसने दी है? इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने या आपके वार्डन ने, आपके वीसी ने कैसे इसको एनओसी दी? अगर एनओसी दी है तो फिर आज कैसे, कहाँ से निकल गया नून में नुक्ता? हमारा मुद्दा आज का, और आज का मुद्दा से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।